नमस्कार बच्चों, हमने कल आपको जब बताया था भारतीय राज्य के विषय में कि कौन से राज्य कहाँ हैं, तो हमने वहाँ पे जिक्र किया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। लेकिन हमने थोड़ा सा एक विषय अधूरा छोड़ दिया था, उसको हम थोड़ा सा आगे काउंट करते हैं। हमने आपको बताया था कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, यानी तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। ये आंध्र प्रदेश है और इसमें हमने तेलंगाना की बात की थी कि तेलंगाना जो राज्य है वो तो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। तो इस तरह से राज्यों की संख्या बढ़ के हमने देखा कि 29 राज्य हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इन राज्यों की संख्या में बदलाव फिर एक बार हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको 2 भागों में बांट दिया गया। हमने कल आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये पोर्शन पाकिस्तान के कब्जे में है और ये चीन के कब्जे में है। ये जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और दूसरा हो गया लद्दाख। तो इस तरह से एक राज्य घट गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के बजाय हम कश्मीर लिखते हैं, सॉरी। तो हम बात करते हैं कि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश 2014 में थे। इनकी काउंटिंग यानी एक माइनस हो गया राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, यानी केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई 9। यह संख्या कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक बेटा। अब देखिए इसमें एक प्रश्न और जुड़ता है कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, तो 26 जनवरी 2020 को हमारी सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव को जोड़ दिया और जोड़ करके इसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया या बना लिया हमारी सरकार ने। और अब इस तरह से हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या फिर एक घट गई और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 और राज्यों की संख्या हो गई 28। तो मौजूदा इस स्थिति में, आज की स्थिति में अगर हम कहेंगे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है कहाँ? तो वो मैप के थ्रू हमने बताया था आपको कि जब तक हम मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हमें ज्ञान उतना नहीं होता। अब हम गुजरात की साइड चलते हैं। देखिए यहाँ पे दादरा एवं नगर हवेली है और ये है दीव, सॉरी ये है दमन और यहाँ पे है दीव। ये है दादरा नागर हवेली
तो इन तीनों को मिला के पहले दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है और दादरा नगर हवेली अलग था। लेकिन अब तीनों को इन सबको जोड़कर हमने एक केंद्र शासित प्रदेश मान लिया और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूरा ये हम पढ़ते हैं तो ये हो गया। इसकी राजधानी अगर कई बार पूछा जाता है कि इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ रहेगी तो वो है दमन। इस तरह से हमने देखा कि हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे घटी बढ़ी है, जिसको कि हमने बताने का प्रयास किया है और हमें लगता है कि आपको राज्यों की इन काउंटिंग में अब कोई गलती नहीं होगी आपसे। एक और प्रश्न मैं आपको आज हल करना चाह रहा हूँ कि हम कुछ राज्यों को पढ़ेंगे जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है 2011 की जनगणना के आधार पर, और कुछ राज्यों की जनसंख्या 2011 के आधार पर अधिक है और कुछ की कम है। तो ये क्यों कम है, लेकिन हम पहले ये जान लें कि किनकी जनसंख्या कितनी है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है और ये 2011 के आधार पर यहाँ की जनसंख्या है 19.98 करोड़। जबकि 2011 के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11.23 करोड़। तीसरे नंबर पर बिहार राज्य की जनसंख्या है और ये बिहार राज्य है और इसकी जनसंख्या है 10.40 करोड़। ये तीन राज्य हैं जो भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्य कहलाते हैं क्रम से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। और ये तीनों, अब हमने यहाँ पे राज्यों का नाम नहीं लिखा, हमें पता है आपको राज्यों का ज्ञान हो चुका होगा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ये क्रम से जनसंख्या अधिक वाले राज्य हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है। अब हम तीन राज्यों को और पढ़ते हैं जिनकी जनसंख्या कम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। यहाँ जनसंख्या है 6.10 लाख। जहां जनसंख्या यहाँ करोड़ में हमने बात की, यहाँ जनसंख्या लाख में हम बात करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर एक राज्य आता है, यह है मिजोरम। मिजोरम राज्य की जनसंख्या है 10.97 लाख। यानी ये दूसरे नंबर का राज्य है जो सिक्किम से ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है ये राज्य जिसका जिक्र हमने किया था, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी जनसंख्या है 13.83 लाख। ये अरुणाचल प्रदेश, ये तीन स्टेट है जिनकी जनसंख्या कम है। अब बेटा मैं आपको बात बताता हूं कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पे जनसंख्या कम है, तो ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे कारक हैं। उन कारकों को हम भौगोलिक कारक कहते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारकों की हम चर्चा करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की जनसंख्या
को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो भी यही उत्तर आएगा जो मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर कोई ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक क्यों है, तो उसका भी कारण यही होगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस तरह से अब मैं ये मैप मिटा देता हूं और आपको बताता हूं कि वो कारक कौन से हैं। अब ये कारक आप जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला है भौतिक कारक। पहला कारक है भौतिक। भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। भौतिक कारक में 4 चीजों को हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं धरातल। सरफेस कैसा है उसका। देखिए 3 तरह का धरातल होता है, पर्वत, पठार, मैदान। तो स्वाभाविक है मैदान में जनसंख्या ज्यादा रहती है और पठार और पर्वत पे जनसंख्या कम रहती है। ये एक पहला फैक्टर है कि जहां मैदानी इलाका होगा वहां जनसंख्या ज्यादा, जहां पर्वतीय और पठारी इलाका होगा वहां जनसंख्या कम होगी। ये एक कारक है। दूसरा है जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु का यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जलवायु जहां पे या तो बहुत गर्मी पड़ रही है या तो बहुत सर्दी पड़ रही है, वहां जनसंख्या कम होगी। जैसे अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय इलाका है, वहां पे जनसंख्या कम पाई गई। ये जलवायु का फैक्टर भी हो सकता है, धरातल का भी फैक्टर हो सकता है। तो जहां जलवायु न बहुत गर्म है न बहुत ठंडी की स्थिति वहां पर है, तो वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा है बेटा तीसरा है मिट्टी, सॉइल। अगर उस जगह की जहां पे व्यक्ति रहना चाहता है, अगर वहां की मिट्टी उपजाऊ है तो वहां अधिक जनसंख्या रहती है। जैसे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। चौथा फैक्टर है, पहले फैक्टर के चौथे भाग को हम लेते हैं जल। जल की उपलब्धता भी हम इसको कह सकते हैं। जहां पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहता है, वहां जनसंख्या अधिक रहती है। हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या का स्तर इसलिए अधिक पाया जाता है क्योंकि वहां पे जल की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में लोगों तक है। इसके बाद जो दूसरा कारक आता है वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में भी 2 फैक्टर हम लेते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा की सुविधा या शिक्षा की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता है या सुविधा है, वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे दिल्ली वगैरह की जनसंख्या हम देखेंगे अधिक है, इसलिए कि यहाँ की बहुत सारी शिक्षा की सुविधाएं हैं। दूसरा है स्वास्थ्य की सुविधा। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर है, वहां भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये सामाजिक कारक में आएगा। और तीसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में एक ही फैक्टर हम लेंगे यहाँ पे, और इसको हम नंबर ना डाल के ऐसे लिख सकते हैं, रोजगार की उपलब्धता। रोजगार की उपलब्धता यानी जिन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध है वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध नहीं है वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। अभी आपने देखा लॉकडाउन के दौरान कितने लोग दिल्ली से और मुंबई से दूसरे राज्यों में गए, वो रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं, और जब जहां पे वो रोजगार की तलाश में आते हैं वहां पे जनसंख्या अधिक हो जाती है। तो ये तीसरा कारक था। चौथा है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में हम देखते हैं धार्मिक स्थल।
जो स्थान धार्मिक स्थल के रूप में माने जाते हैं वहां पे चाहे कोई फैसिलिटी हो चाहे ना हो, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि लोग जाते हैं, बसते हैं, रहते हैं और उससे वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। ये सांस्कृतिक कारक के तहत हम लेते हैं। और पांचवा है राजनैतिक कारक। इसमें भी वही आता है शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा, जिन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा, जिन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा अधिक पाई जाती है वहां भी जनसंख्या हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। अब ये जो कारक है बेटा, इनको आप देखेंगे, अपनी कॉपी में नोटबुक करेंगे, अपनी कॉपी में उसको राइट डाउन करेंगे और जब मैं अगला वीडियो आपको शेयर करूंगा तो आपसे मैं उसमें पूछूंगा कि आपने इसको किया या नहीं, और इसका आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको आपने राज्यों के आधार पे कैलकुलेट करके देखा कि नहीं कि ये राज्य अधिक जनसंख्या वाला है तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित कर रहे हैं, और कम जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाला तो कौन से कर रहे हैं, कम जनसंख्या वाला है तो कौन से कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, अगले वीडियो में।